मजदूरी के सिद्धांत में अब हम आ गए हैं एक नेक्स्ट पड़ाव पे। मजदूरी का सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत था वो हम पढ़ चुके, वो था मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत जिसको टर्गट ने दिया था, कब दिया था? 18वीं शताब्दी में, क्योंकि टर्गट का जन्म ही हुआ था 1726 में। तो उन्होंने सिद्धांत दिया था, 18वीं शताब्दी में ये सिद्धांत आया। उसके जस्ट बाद आया रहन सहन का सिद्धांत, मजदूरी का रहन सहन का सिद्धांत, जिसने आलोचना की मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत की। इसके बाद इन दोनों सिद्धांतों का उतना चर्चा नहीं की जाती है, फिर भी हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हम मजदूरी के सिद्धांत को समझते चलेंगे, तो हम लास्ट में पहुंच जाएंगे आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मजदूरी का सिद्धांत। तो उसके बाद जीवन निर्वाह सिद्धांत के बाद सिद्धांत दिया जे.एस. मिल ने, प्रोफेसर जे.एस. मिल ने 1848 में सिद्धांत दिया, और उसको उन्होंने कहा कि यह मजदूरी कोष का सिद्धांत है। मजदूरी कोष का सिद्धांत क्या कहता है? मजदूरी कोष का सिद्धांत सीधा कहता है कि मजदूरी के लिए एक इकट्ठा पैसा है और उसमें से हम मजदूर को मजदूरी देंगे। पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो ये एक एक मजदूरों की संख्या ज़्यादा होगी, फिर एक एक को कम कम मिलेगा, और यदि पॉपुलेशन कम होगा तो कम मजदूर होंगे तो एक एक मजदूर को ज़्यादा आएगा। यानी कि एक तिजोरी है जिसमें मजदूरी कोष मान लीजिए रखा है, और उस कोष को मजदूरों को बांटना है। तो मजदूर ज़्यादा होंगे, मजदूर ज़्यादा कैसे होंगे? पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन कम रखें तो मजदूरी ज़्यादा हो सकती है। या दूसरा रास्ता है कि मजदूरी कोष को ही, यानी कि तिजोरी को ही हम ज़्यादा भरें, ज़्यादा उसमें पैदा करें तो मजदूरी ज़्यादा हो सकती है। ये पूरे जो सिद्धांत है इसकी व्याख्या हमने अभी पिछले वीडियो में की। अब हम नेक्स्ट सिद्धांत, इन तीन सिद्धांतों के बाद एक अगला सिद्धांत आया जो उन तीनों से भी और ज़्यादा परिष्कृत है। यह है मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। शब्द में ही है इसका अर्थ। मजदूरी के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत ये कहता है कि मजदूर को उतनी दी जाएगी जितना उसके कार्य से उत्पादक को आय प्राप्त हो रहा है। यदि कोई मजदूर 1000 रुपये का कार्य कर रहा है किसी के यहाँ, यानी कि उसके द्वारा किए गए कार्य से जो उसका उत्पादक है उसको 1000 रुपये मिल रहा है, तो वो उसको मजदूरी ज़्यादा 1000 देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। यदि 1000 से ज़्यादा देगा तो लॉस में आ जाएगा। तो मजदूर को मजदूरी 1000 से कम या 1000 के बराबर मिलेगा, ये कहने का इसका तात्पर्य है। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या कहता है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कहता है कि मजदूर जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उतना ज़्यादा उसकी मजदूरी होगी, उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा तो मजदूरी कम होगी, अर्थात जो मजदूरी है उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होगा। तो यही इस सिद्धांत में समझाने की कोशिश की गई है। तो इसको ध्यान से देखिए, फिर इस वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं जल्दी से मजदूरी के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले चूंकि हमने मजदूरी के सिद्धांत के अनेक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है, जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत था वो हमने देखा मजदूरी जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, जिसमें प्राकृतिक मजदूरी की बात की गई। प्राकृतिक मजदूरी में एक बार मैं केवल रिमाइंड करने के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि प्राकृतिक मजदूरी में बात की गई कि मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होता है, अर्थात मजदूरी बहुत ही नीचे होता है और जो वेज है वो बहुत कम होता है। केवल उससे फूड और जीवन निर्वाह की आवश्यकता क्या है, पूरी मतलब किसी तरह से जीवन व्यापन हो जाए, इतनी मजदूरी मिलती है। इस सिद्धांत में ये टर्गट ने ये प्रतिपादन किया। ठीक है, टर्गट नाम याद रखिएगा, टर्गट। इनका जन्म 1726 में हुआ था, और अर्थात 18वीं शताब्दी का ये सिद्धांत है, प्राकृतिक मजदूरी का सिद्धांत या मजदूरी के जीवन निर्वाह का सिद्धांत। पहला सिद्धांत आया। उसके बाद दूसरा सिद्धांत हमने देखा कि रहन सहन स्तर का सिद्धांत, मजदूरी के रहन सहन स्तर का सिद्धांत। इसमें इन्होंने कहा कि नहीं, वेज इतना नहीं होता है कि केवल उसको भोजन मिल सके। वेज मजदूरी इतना रहता है कि वो अपने भविष्य के लिए कुछ
कंजम्पशन, वर्तमान के कंजम्पशन को पूरा करते हुए वो भविष्य के लिए कुछ बचा भी सके, इतना मजदूरी उसको मिलता है। और ये प्राकृतिक मजदूरी के सिद्धांत भी कहता है कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन जितना ही कम रहेगा, मजदूरी उतना ही ऊपर रहेगी। पॉपुलेशन चूंकि बढ़ती है, उस समय यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो मजदूरी निश्चित रूप से कम आएगी और उतनी हो जाएगी कि जितनी आवश्यकता फूड की हो जाए। फिर तीसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया प्रोफेसर जे एस मिल ने। प्रोफेसर जे एस मिल जो बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे और बहुत ही विद्वान थे बचपन से ही, इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन सा सिद्धांत? तो वेज फंड, मजदूरी कोष का सिद्धांत, वेज फंड थियरी। जहां भी वेज फंड थियरी आए, मजदूरी कोष आए, वहां समझ लीजिए कि जे एस मिल ने सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? वेज फंड का सिद्धांत दिया। कब दिया? 1948 में, सॉरी 1848 में। कब? 1848, 1848 में उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें इन्होंने सिद्धांत दिया, मजदूरी कोष का सिद्धांत। तो ये तीन सिद्धांत हमने देखा। एक के बाद सबसे पहले आया प्राकृतिक मजदूरी का सिद्धांत, फिर रहन सहन स्तर का सिद्धांत। रहन सहन स्तर का सिद्धांत कहता है कि नहीं, मजदूरी इतना कम नहीं रहेगी और ज्यादा रहेगी। जेएस मिल ने कहा कि मजदूरी निर्भर करेगी वेज फंड पर। वेज फंड कितना है, यानी कि मजदूरी कोष कितना है पूंजीपतियों के पास, है ना। पूंजीपति के पास मजदूरी कोष कितना है जिससे मजदूरी का भुगतान किया जाना है। मजदूरी कोष ज्यादा होगा तो मजदूरी ज्यादा होगी, मजदूरी कोष कम होगा तो मजदूरी कम होगी। और दूसरी तरफ पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन क्या है ना। वेज फंड यानी कि मजदूरी कोष कितना है, और ये निर्भर करेगा पॉपुलेशन कितना है। पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है। तो मजदूरी को, जनसंख्या ज्यादा होगी, बढ़ेगी, तो मजदूरी कम मिलेगी। मजदूरी कम होती जाएगी ऑटोमेटिक। यदि जनसंख्या कम होगी, नीचे होगी, तो निश्चित रूप से प्रति मजदूरी कम। जनसंख्या कम और बढ़ने का मतलब सप्लाई ऑफ लेबर घटना और बढ़ना। तो कुल मिला के यदि सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर से ज्यादा होगा तो मजदूरी बढ़ेगी। यदि सप्लाई ऑफ लेबर कम होगा, यानी कि पॉपुलेशन यदि कम होगा, तो सप्लाई ऑफ लेबर ऑटोमेटिक कम होगा, तो मजदूरी, सप्लाई ऑफ लेबर यदि कम होगा तो मजदूरी बढ़ेगी। और सप्लाई ऑफ लेबर यदि ज्यादा होगा तो मजदूरी घटेगी। ठीक है। निश्चित रूप से मजदूरों की संख्या यदि ज्यादा होगी, काम करने वाला ज्यादा होंगे, तो कम मजदूरी में मजदूर मिल जाएंगे, तो मजदूरी कम होगी। तो ये इन्होंने वेज फंड यानी कि मजदूरी कोष का जनसंख्या से कंपेयर किया और इस तरह से समझाया कि मजदूरी किस तरह से निर्धारित होगी। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखे। ये खासकर प्राकृतिक मजदूरी का सिद्धांत और रहन सहन स्तर का सिद्धांत, और उसके बाद आया जेएस मिल का मजदूरी कोष का सिद्धांत। तो इसके बाद अब फिर आया मजदूरी का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेज थ्योरी ऑफ वेज। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज। इसमें कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, ये छोटा सा ही सिद्धांत है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसको मीनिंग देख लेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन विथ डायग्राम, चित्र के माध्यम से समझ लेंगे कि किस प्रकार से मजदूरी के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत निर्धारित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मजदूरी का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। मजदूरी के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत क्या कहता है? चूंकि ये याद रखने का बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। मजदूरी का सीमांत उत्पादकता, इसी लाइन में पूरी थियरी समाहित है। मजदूरी का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत यानी कि सीमांत उत्पादकता यानी कि मजदूरी सीमांत उत्पादकता से तुलना करती है। ठीक है। वेज, मजदूरी किसे तुलना करती है? सीमांत उत्पादकता से। किसकी सीमांत उत्पादकता? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एमपी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है। चूंकि मजदूरी किसको मिलती है? लेबर को, श्रमिक को। तो वेज किस पे निर्भर करेगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यदि ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से वेज ज्यादा होगा। ठीक है। और यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम होगा तो निश्चित रूप से वेज, मजदूरी कम होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कि कोई श्रमिक किसी उत्पादन में कितना योगदान दे रहा है, सीमांत उत्पादकता उसकी कितनी है, सीमांत उत्पादकता। यानी कि सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या होता है?
हमने पहले भी पढ़े हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसी साधन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाती है कि वो उत्पादन में एक अंतिम श्रमिक की इकाई को लगाने से उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है। मान लो 100 श्रमिक मिलकर 500 कुर्सियां बना रहे हैं, ठीक है, और एक श्रमिक बढ़ा दिया गया, 101 श्रमिक लगा दिया गया, तो 510 कुर्सी बनने लगी। तो एक श्रमिक जो लगा उससे उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 10। तो यही उस श्रमिक की सीमांत उत्पादकता होगा, ठीक है। जो अतिरिक्त श्रमिक लगाया गया उसका सीमांत उत्पादक कितना होगा? 10 कुर्सी। यही उसकी सीमांत उत्पादकता होगी। तो 10 कुर्सी को यदि 10 कुर्सी को मान लो 1,000 रुपए में बेचा जाता है, तो उस श्रमिक की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना होगा? 1,000 रुपया होगा। तो उसका वेज भी ज्यादा होगा इस के तुलना में। तो यही सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत बताता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी मजदूर की मजदूरी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। प्रत्येक नियोक्ता किसी भी श्रमिक को पारिश्रमिक उसके सीमांत उत्पादन से अधिक नहीं देगा। यदि किसी श्रमिक की उत्पादकता अधिक हो तो उसे अधिक मजदूरी देने में भी नियोक्ता संकोच नहीं करेगा। अल्पकाल में हो सकता है कि श्रमिक की मजदूरी सीमांत उत्पादकता से अधिक हो अथवा कम हो, पर दीर्घकाल में निश्चित रूप से मजदूरी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। तो पहली तो बात यह है कि हर श्रमिक का सीमांत उत्पादकता अलग होगा। अब जैसे किसी इंजीनियर का सीमांत उत्पादकता अधिक होता है तो उसे अधिक उसको अधिक वेतन दिया जाता है। किसी का कम होता है। किसी मजदूर का, जैसे काम करने वाले मजदूर अनस्किल्ड है, अकुशल मजदूर है। अकुशल मजदूर वो होते हैं जिसके अंदर कोई किसी खास किस्म का विशेषज्ञता नहीं है, किसी क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता नहीं है, तो वो किसी भी काम में लगा दीजिए उसका वही रहेगा, उत्पादकता सेम रहेगा। उसको रोड बनाने में लगा दीजिए या घर बनाने में लगा दीजिए, वो एक ही काम करेगा, लेबर का काम करेगा। तो उसकी सीमांत उत्पादकता कम होती है और इसलिए उसे कम मजदूरी मिलती है। तो ये समझ लीजिएगा कि मजदूरी क्यों अलग अलग मिलती है अलग अलग व्यक्तियों को, ठीक है। तो सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हम श्रमिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा है वेज से, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मजदूर अधिक मजदूरों की मांग की जाएगी, क्योंकि जो पूंजीपति है उसे लाभ हो रहा है। क्योंकि अभी हमने समझाया, मान लो 1,000 रुपए का वो कुर्सी बना रहा है और उसे मजदूरी दी जा रही है कितनी? मजदूरी दी जा रही है 500। तो इसका मतलब 1,000 रुपए का कुर्सी बना रहा है और मजदूरी 500 दी जा रही है। तो उसे किसको? पूंजीपति को, जो उत्पादन में मजदूरों को लगा रहा है, उसको क्या हो रहा है? 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 500 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है उस लेबर से, तो वो और लेबर को लगाएगा, उत्पादन को और बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेबर की मांग करनी पड़ेगी। लेबर की डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। इसको हम कह सकते हैं डीएल, शॉर्ट में डीएल लिखते हैं। तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा। डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? वेज को बढ़ाएगा, ठीक है। तो वेज को बढ़ाएगा, अर्थात यहाँ पे ये बढ़ेगा, और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर ना हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि दीर्घकाल में जो वेज है, मजदूरी है, वो मजदूर के सीमांत उत्पादकता के बराबर हो जाएगा। दूसरी तरफ से ये दो तरफा यहाँ पे काउंटर होगा। दूसरी तरफ से जब हम अधिक श्रमिकों को लगाएंगे उत्पादन में, तो क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पादकता ह्रास नियम किसी भी उत्पादन में लागू होता है। जैसे जैसे हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, यानी कि साधनों को, इनपुट्स बढ़ाते हैं, तो उत्पादन ह्रास नियम लागू होने के कारण जो साधन की सीमांत उत्पादकता है वो क्या होती है? घटती है। तो एक तरफ तो ये घटेगा, ठीक है, जैसे उत्पादन में लेबर को लगाया जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर घटेगा। यानी कि हर एक अधिक अतिरिक्त श्रमिक लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि 10 कुर्सी ही वृद्धि होगी, फिर 7 ही वृद्धि होगी, फिर 5 ही वृद्धि होगी। तो इस तरह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर घटेगी। और दूसरी तरफ डिमांड फॉर लेबर बढ़ने से
वेज क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों तरफ से कवर होगा और जल्दी से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर हो जाएगा वेज के, किसमें, दीर्घकाल में। तो ये शॉर्ट रन में हो सकता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई से। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम हो वेज से, अर्थात जितना मजदूरी दी जा रही है श्रमिक को, मजदूर को, उस उससे कम उससे उत्पादकता प्राप्त हो रही है। यानी कि मजदूर को मजदूरी तो दी जा रही है 500, और उससे उत्पादन जो प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 300 रुपए का उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूंजीपति को क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगा। ठीक है, लॉस की स्थिति आ जाएगी, लॉस की स्थिति आ जाएगी तो वो मजदूरों की छटनी करेगा, मजदूरों को बाहर निकालेगा। और मजदूरों को बाहर निकालने से क्या होगा, सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगा, बढ़ेगा। सप्लाई ऑफ लेबर जब बढ़ेगा तो वेज घटता है। सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ने का मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, अत्यधिक मजदूर मार्केट में आ रहे हैं, उपलब्ध हैं काम करने के लिए, तो वो कम मजदूरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वेज इसलिए कम होता है। तो वेज जब कम होगा तो ये तब तक कम होगा जब तक ये सीमांत उत्पादक के बराबर ना हो जाए दीर्घकाल में। दूसरी ओर ये होगा कि जब लेबर को बाहर किया जाएगा, एग्जिट पॉलिसी अपनाया जाएगा, श्रमिकों को काम से बाहर किया जाएगा, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगा तो ये दोनों तरह से कवर होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगा और वेज ऑफ लेबर घटेगा, तो ये दीर्घकाल में जल्दी ही बराबर हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और वेज। तो कुल मिला के दीर्घकाल में निश्चित रूप से, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, दीर्घकाल में निश्चित रूप से मजदूरी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। यही मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है। अर्थात मजदूरी का सीमांत उत्पादकता से तुलना की जाएगी। जब भी मजदूरी कम होगी सीमांत उत्पादकता से, इसका मतलब लेबर की मांग बढ़ेगी, श्रमिकों की मांग और बढ़ेगी, क्योंकि उसे लाभ हो रहा है, सीमांत उत्पादकता ज्यादा मिल रहा है और उसे मजदूरी को मजदूर कम देना पड़ रहा है, तो इसलिए उसको लाभ हो रहा है। वो अधिक श्रमिकों की मांग करेगा, काम में अधिक श्रमिकों को लगाएगा और उत्पादन को और बढ़ाएगा। अधिक श्रमिकों को लगाने के कारण उत्पादन ह्रास नियम लागू होगा, अर्थात सीमांत उत्पादकता श्रमिक की घटेगी। दूसरी तरफ अधिक श्रमिकों की मांग करने से मजदूरी बढ़ेगी। अधिक मजदूरी जब बढ़ेगी तो जल्दी ही सीमांत उत्पादकता मजदूरी के बराबर हो जाएगी और संतुलन स्थापित हो जाएगा। एक दूसरी स्थिति होगी कि सीमांत उत्पादकता यदि कम है, मजदूरी ज्यादा दी जा रही है, तो वो श्रमिकों को बाहर करेगी, तब तक बाहर करेगी जब तक कि सीमांत उत्पादकता मजदूरी के बराबर हो जाए। यही सिद्धांत है मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में। सीधे सीधे हम सीमांत उत्पादकता का मजदूरी से तुलना करते हैं, ये बस याद रखना है आपको, सीमांत उत्पादकता मजदूरी से तुलना करते हैं। एक मजदूर गया काम मांगने किसी फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री वाले ने पूछा कि अच्छा अपनी योग्यता बताओ, तुम्हारी योग्यता क्या है। तो मजदूर ने कहा कि सर मेरे 12 बच्चे हैं। तो वो अपनी योग्यता बता रहा है, बेवकूफ को नहीं पता है कि वो योग्यता नहीं होती है। तो इसमें आगे वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के माध्यम से हम मजदूरी का निर्धारण कर सकते हैं। तो चलिए डायग्राम पे इसको देखते हैं। ये चित्र बनाया गया है, ये वाई एक्सिस है जिसपे मजदूरी दिखाई गई है, डब्लू फॉर वेज, मजदूरी दिखाई गई है और उत्पादन को दिखाया गया है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, जिसपे लेबर की मांग और सप्लाई दिखाई गई है, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, तो श्रम की मात्रा यहाँ लिखा भी है, श्रम की मात्रा। अब संतुलन ई पर दिखाया गया है, ये पूर्व प्रतियोगिता की दशा को दिखाया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक समानांतर रेखा, एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा खींचा गया है, जहाँ पे एवरेज वेज
मार्जिनल वेज के बराबर दिखाया गया है। ए डब्ल्यू मीन्स एवरेज वेज, एम डब्ल्यू मीन्स मार्जिनल वेज। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है जो ये बताती है कि एक समान वेज पे, फिक्स वेज पे यदि वेज 500 रुपया है उदाहरण के लिए, तो इसी 500 रुपये में मजदूरों को खरीदा जाएगा, सभी मजदूरों को 500 रुपये में परचेज किया जाएगा, खरीदा जाएगा। तो यही एवरेज वेज, जब ये वेज फिक्स होगा प्रति इकाई मजदूर के लिए, हर मजदूर को 500 रुपये में खरीदा जाएगा, फिक्स होगा, तो जो एवरेज वेज निकलेगा वही मार्जिनल वेज होगा, क्योंकि मार्जिनल वेज भी 500 रुपया ही होगा। मार्जिनल वेज का मतलब हम अंतिम मजदूर को कितना दे रहे हैं, तो अंतिम मजदूर को भी हम 500 देंगे, पहले मजदूर को भी 500 रुपये दिए थे, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता है जहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि मजदूरों की मजदूरी फिक्स है, 500 रुपये है, तो 500 रुपये होगा, और एवरेज वेज भी निकालेंगे तो 500 रुपये ही आएगा। ये थोड़ा बहुत भी मैथ जो जानते हैं वो उनको समझ में आ जाएगा। तो एवरेज वेज मार्जिनल वेज के बराबर होगा, फिक्स होगा। ये पूर्ण प्रतियोगिता की दशा दिखाया जा रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता कहाँ पे? लेबर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो मजदूरी निश्चित है, ओ डब्ल्यू, वेज कितना है? ओ डब्ल्यू, चित्र के अनुसार ओ डब्ल्यू है। संतुलन ई पे स्थापित होता है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, अभी हमने बताया मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट किसके बराबर है? मार्जिनल वेज के, और ये बराबर है एवरेज वेज के। तो संतुलन इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे सीमांत उत्पाद मजदूरी, सीमांत उत्पाद आय बराबर होगा सीमांत मजदूरी के, और वो बराबर होगा औसत मजदूरी के। मुख्यतः सीमांत मजदूरी जहां बराबर होगा सीमांत औसत, सीमांत आय के, सीमांत आय उत्पादन के, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा और वहीं पे उत्पादक को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। चलिए चित्र में देखते हैं। ई बिंदु के पहले संतुलन क्यों नहीं होगा? मान लो यहाँ पे संतुलन क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे संतुलन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एम आर पी यहाँ पे ज्यादा है मजदूरी से। ठीक है, मजदूरी ओ डब्ल्यू है। ठीक है, यहाँ पे यदि नाम दे दिया जाए, इसको दे दिया जाए आर, ये एल है, और इसको दे दिया जाए E1, तो ये है सीमांत उत्पादकता, उससे जो प्राप्त हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और आर एल है वेज। तो सीमांत उत्पादकता ज्यादा है आर एल से, यानी कि वेज से, वेज से, तो इसलिए उसको लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सीमांत उत्पादकता ज्यादा है, तो प्रॉफिट उसको ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो उत्पादन को बढ़ाएगा, क्योंकि अभी ये इतना प्रॉफिट और उसे प्राप्त होगा, उत्पादन को बढ़ाते जाएगा तो ये हिस्सा प्रॉफिट का और उसे प्राप्त होगा, और ये तब तक बढ़ाएगा जब तक कि जो एम आर पी है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है, वो बराबर हो जाए मार्जिनल वेज के। ठीक है, तो यहाँ तक बढ़ाएगा, और यहाँ भी नहीं होगा, इसके और पहले आए जहाँ पे एम आर पी, और अच्छे से समझ लो, एम आर पी कम है वेज के। ठीक है, यहाँ पे देखो एम आर पी नीचे है, इसको टी बिंदु यदि मान लें, तो टी बिंदु के पहले ये एम आर पी नीचे है। ठीक है, इसको एक सीधी रेखा खींच के मान लो ये एल डैश है, तो इस पे एम आर पी कम है वेज से। ठीक है, एम आर पी यहाँ है, वेज यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि उत्पादन शुरू शुरू में उत्पादक को लॉस की स्थिति हो सकती है, ये उत्पादन की शुरुआती दशा है, तो चूंकि फिक्स्ड कॉस्ट देना होता है उत्पादक को, यदि उत्पादन जीरो हो तो भी उसे फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर साधनों पे जो लागत होती है उसको देना ही पड़ता है, तो लॉस की स्थिति में होती है। लेकिन जब उत्पादन को वो बढ़ाता है तो शुरुआत में उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इसीलिए एमआरपी भी देखो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए उत्पादक यहाँ पे संतुलन में नहीं रहेगा, यहाँ पे उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे टी बिंदु को ले जाए तो टी बिंदु पर भी एमआरपी वेज के बराबर है। इसको पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं तो अच्छे से दिखाई देगा। ये जो टी बिंदु हमने बनाई थी, ये टी बिंदु को देखो ध्यान से, तो इस टी बिंदु पर भी एम आर पी बराबर है मार्जिनल वेज के, और इस ई बिंदु पर भी एम आर पी, ये कंफ्यूजन हो सकता है, कोई पूछ दे आपसे तो आप बता सको, इसलिए ध्यान से देख लो। एम आर पी ई बिंदु पर भी बराबर है मार्जिनल वेज के, और टी बिंदु पर भी मार्जिनल वेज के बराबर है। ठीक है, लेबर की संख्या मान लो ओ एल है, लेकिन ये उत्पादन के
शुरुआती दशा में है, यानी कि एमआरपी बढ़ती हुई है। हमेशा हम गिरती हुई पे संतुलन देखते आए हैं पहले से ही। सीमांत उत्पादकता का तुलना करेंगे जब सीमांत उत्पादकता गिर रही हो, तो यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे संतुलन में आ जाएगा। यहाँ पे उत्पादन बंद कर देगा तो उत्पादक को लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि अभी तो वो लॉस को पूरा करना शुरू किया है, इसके पहले लॉस में था। देखो एमआरपी नीचे है, वेज ज्यादा है, यानी कि मजदूरों को ज्यादा दे रहा है और उनसे जो प्राप्त हो रहा है उत्पादकता वो कम है। तो इसलिए यहाँ पे उत्पादन वो बंद नहीं करेगा, उसे पता है कि उसका फिक्स्ड कॉस्ट अभी ज्यादा था, तो अभी तो उत्पादन शुरू किया है तो अभी लॉस की स्थिति हो सकती है, तो इसलिए वो उत्पादन को बढ़ाएगा। अभी टी पे आएगा, टी पे बराबर अभी यहाँ पे उसको लागत के बराबर उत्पादन मिलना शुरू होगा। उसके बाद वो और उत्पादन को बढ़ाएगा, तो उत्पादन बढ़ते हुए क्रम से बढ़ता हुआ प्रतिफल देगा। और ये टी के बाद एमआरपी अधिक हो जाएगा मार्जिनल वेज के, अब उसको लाभ शुरू होगा। ये लाभ का एरिया है, ये प्रॉफिट का एरिया है, ठीक है। तो अब उसे लाभ प्राप्त होना शुरू होगा और ये उत्पादन को बढ़ाता जाएगा। हाँ, ई बिंदु पे आने पे चूंकि घटता हुआ उत्पादन नियम लागू हो जाएगा, तो उत्पादन घटने लगेगा, क्योंकि जो मशीन है, जो उत्पादन के साधन है, उनका पूरी तरह से पूरी क्षमता का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन बड़ी मात्रा में होने लगा। तो इस बिंदु पे आकर के वो संतुलन में आ जाएगा, जहां पे एमआरपी एमडब्ल्यू के बराबर होगा, क्योंकि अब उत्पादकता ह्रास नियम, अब उत्पादन घटता ही जाएगा, इसके बाद उठना नहीं है। तो इसलिए ई बिंदु के बाद वो लेबर को नहीं लगाएगा, ई बिंदु पर ही, यानी कि जो उसका संतुलन का स्थिति होगा वो ई बिंदु पे होगा, और ओएल साधन को रोजगार देगा वो, ठीक है। ओएल साधन को रोजगार देगा, ओएल मात्रा को, ओएल श्रमिकों को रोजगार देगा, क्योंकि इसके बाद वो उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद स्थिति है एम आर पी कम हो जा रहा है वेज के। इसके बाद जैसे इस पॉइंट पे लें तो L2 यदि लेते हैं, तो इस पॉइंट पे ये सीधी रेखा आप स्केल से खींच सकते हैं, इससे टेढ़ा हो जा रहा है। तो मान लो ये बिंदु पे हम आए, और ये मान लो यस बिंदु है, और ये मान लो आर बिंदु है। तो एम आर पी कम है, एम आर पी RL2 है, और वेज मजदूरी क्या है, SL2 है, ठीक है। तो यानी कि निश्चित रूप से वेज ज्यादा है, उसको मजदूरी ज्यादा दी जा रही है, उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन है वो कम है, तो निश्चित रूप से लॉस की स्थिति है, ठीक है। ई बिंदु के बाद क्या है, लॉस की स्थिति है। ई बिंदु के पहले क्या है, प्रॉफिट की स्थिति है, ठीक है। तो इसलिए संतुलन ई पर होगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट कमाने के बाद ही वो संतुलन में आएगा, और उसे अधिक से अधिक प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा ई बिंदु पर। तो ये सीमांत उत्पादकता से वो तुलना करता है, और किस प्रकार से वो ई बिंदु पर संतुलन में होता है ये हमने देखा। और सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी हो जाती है ई बिंदु पर, और इस प्रकार से संतुलन निर्धारित हो जाता है। एक दूसरे तरीके से भी हम लेबर के मांग और पूर्ति के वक्र के द्वारा भी हम इसको समझा सकते हैं। ये मान लो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसी चित्र के अनुसार यहाँ पे लेबर की मात्रा दिखाई गई है, और यहाँ पे वेज और आउटपुट दिखाया गया है वाई एक्स पे। जब भी हम देखते हैं डिमांड, तो डिमांड गिरता हुआ होता है, ये मान लो डिमांड फॉर लेबर है, और ये यही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर दिखाता है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है, गिरता हुआ होता है ठीक है। और सप्लाई ऑफ लेबर हमेशा उठता हुआ होगा, SL सप्लाई ऑफ लेबर हमेशा ऊपर उठता हुआ होगा। वो कहता है कि जितना अधिक हमें मजदूरी दोगे उतना ही हमारा सप्लाई ज्यादा होगा, ठीक है। संतुलन होगा ई बिंदु पर, यहाँ पे ई बिंदु है, इतने लेबर को, OL लेबर को रोजगार दिया जाएगा, मजदूरी निर्धारित हो जाएगी, ये OW जो एवरेज वेज है ये बराबर होगा मार्जिनल वेज के, ठीक है। तो यहाँ ई बिंदु पे संतुलन होगा, उसके डिमांड और सप्लाई, लेबर के डिमांड और सप्लाई से। ये जो इसके पहले है वो प्रॉफिट में है, क्योंकि इसके पहले वो अधिक लेबर को और लगाता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वेज कम लग रहा है और उत्पादकता उसे इतनी मिल रही है, सीमांत उत्पादकता उसकी इतनी है, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर जो वक्र है वही उसके सीमांत उत्पादकता को व्यक्त कर रहा है। तो इसलिए इसके पहले प्रॉफिट में रहेगा वो, इसलिए और लेबर की संख्या को और बढ़ाएगा, ठीक है, ई बिंदु तक लाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद चूंकि मजदूरी ज्यादा है, ठीक है, मजदूरी ज्यादा है, ये इतनी मजदूरी है, और उसकी सीमांत उत्पादकता कम है, ये इसकी सीमांत उत्पादकता है कम है,
तो इसलिए इसके बाद वो लॉस की स्थिति रहेगा, इसलिए इसके बाद वो लेबर को नहीं लगाएगा। यदि यहाँ पे होगा तो लेबर को बाहर कर देगा, इतने यहाँ तक लेबर की मात्रा को लाएगा, इस लेबर की मात्रा को वो निकाल देगा फैक्ट्री से। तो कुल मिला के वो एएल श्रमिकों को लेबर को काम पर लगाएगा और उसे संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। तो ये था आज का वीडियो, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इसके बाद हम देखेंगे मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसको जरूर देखिएगा। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत यानी कि आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मतलब 21वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी पर क्या सिद्धांत दिया, सबसे लेटेस्ट सिद्धांत और जो कि सबसे ज्यादा उपयोगी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।